जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं काली शंकर शारदेय। आज फिर से उपस्थित हूं AIBE की 18वीं परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर। AIBE की परीक्षा से संबंधित पहला प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर आप सभी के लिए अपलोड हो चुका है। आज हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 2 के भाग 1 पर आज जो है चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के पहले भाग पर। पहले भाग में हम लगभग 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और 50 प्रश्नों पर चर्चा दूसरे भाग में करेंगे। कुल 100 प्रश्न आते हैं। आप लोगों को बता दें, AIBE की परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाश्रित संविदा है। ऑप्शंस हैं, भविष्य में होने वाली या न होने वाली घटना या आकस्मिकता पर आश्रित या सशर्त। बी ऑप्शन है, भविष्य में होने वाली किसी घटना या आकस्मिकता पर आश्रित या सशर्त। सी ऑप्शन है, स्वतंत्र या शर्त बिना संविदा। डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी प्रैक्टिस सेट करने बैठें तो कापी पेन को साथ लेके बैठें तथा खुद से इसका आंसर देने का प्रयास करें। बेयर एक्ट भी साथ रखें, उसमें खोज कर जो है उत्तर देने का प्रयास करें। यही एग्ज़ाम में काम आएगा कि कितनी कुशलता से, कितनी तेज़ी से आप जो है प्रश्नों को खोज ले रहे हैं। तो एक अभ्यास आपका यहाँ आसानी से हो जाएगा। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, भविष्य में होने वाली या न होने वाली घटना या आकस्मिकता पर आश्रित या सशर्त। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, यह किस वाद में निर्णित किया गया है कि अवयस्क द्वारा की गई संविदा प्रारंभतः शून्य होती है। ऑप्शंस हैं, क्रेल बनाम हेनरी, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न खोजिए और उसका उत्तर निकालने का प्रयास करिए। दूसरे का उत्तर है डी ऑप्शन, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। तीसरा प्रश्न, जहां बंटवारे के समय पारिवारिक समझौता के दौरान यह व्यवस्था की गई हो कि माता को भरण पोषण दिया जाएगा तो संविदा शून्य एवं अपरिवर्तनीय है, शून्यवत किंतु परिवर्तनीय है, विद्यमान एवं परिवर्तनीय है, और डी ऑप्शन है, अवैध एवं शून्य है। उत्तर है इसका विद्यमान एवं परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, ग के खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। इस बीच ग विज्ञापन द्वारा उसके भतीजे को ढूंढने वाले व्यक्ति को 501 रुपये का पुरस्कार देने का प्रस्ताव करता है। ब लड़के को ढूंढ लेता है और तत्पश्चात पुरस्कार के विषय में जानकर उसका दावा करता है। ब पुरस्कार का अधिकारी है। यहाँ पे क और ब में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ग के खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। इस बीच ग विज्ञापन द्वारा उसके भतीजे को ढूंढने वाले व्यक्ति को 501 रुपये का पुरस्कार देने का प्रस्ताव करता है। अब यहाँ जो ब हो गया है वो क होगा। क लड़के को ढूंढ लेता है और तत्पश्चात पुरस्कार के विषय में जानकर उसका दावा करता है। क पुरस्कार का अधिकारी है। ऑप्शन है, नहीं है क्योंकि प्रस्ताव आम है, नहीं है क्योंकि प्रतिफल अपर्याप्त है, नहीं है क्योंकि प्रस्ताव की सूचना उसको नहीं दी गई थी। उत्तर है उसका डी ऑप्शन, नहीं है क्योंकि प्रस्ताव की सूचना उसको नहीं दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रतिफल की धारा 2D में दी गई परिभाषा में क्या है? प्रतिफल पर्याप्त हो, प्रतिफल पर्याप्त ना हो, प्रतिफल वास्तविक हो, प्रतिफल वस्तु के रूप में हो। उत्तर है इसका सी, प्रतिफल वास्तविक हो।
अगला प्रश्न है, यदि किसी अभियुक्त के पास यथेष्ट साधन नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए प्लीडर रख सके, तो सत्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर उसे प्लीडर उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन है धारा 301, 304, 306 या 305। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि 304। अगला प्रश्न, ए ट्रेन से दिल्ली से मुंबई यात्रा कर रहा था। रात्रि में उसका सूटकेस जो है चोरी हो गया। यह बात उसे मुंबई पहुंचकर पता चली। बी, चोरी किए गए सूटकेस के साथ जयपुर में पकड़ा गया। चोरी के अपराध के लिए बी को विचारित किया जा सकता है। कहाँ पर? दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उपरोक्त में से कोई भी स्थान। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी स्थान पर विचार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति या महिला जो पुलिस अभिरक्षा में हो की मृत्यु हो जाए या वह गुम हो जाए या उस महिला के साथ बलात्कार हुआ हो, तब पुलिस द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त जांच की जाएगी। किसके द्वारा? ऑप्शंस हैं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है, सेशन न्यायाधीश द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। उत्तर इसका बी ऑप्शन, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है। पुलिस रिपोर्ट का अर्थ है। ऑप्शन से पुलिस थाने में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट, पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, या केस डायरी में इंदराज रिपोर्ट। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट निम्नलिखित धारा के अंतर्गत लेखबद्ध की जाती है। धारा 152, धारा 153, धारा 154, धारा 155। उत्तर है इसका सी, धारा 154। ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है यह कैदी का एक जेल से दूसरे जेल में अंतरण है, यह आपराधिक मामले का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण है, यह अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना है, यह अभियुक्त को न्यायालय से जेल ले जाया जाना है। उत्तर है इसका सी, यानी कि यह अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना है। अगला प्रश्न है, एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल 2004 तथा राजकुमारी बनाम SHO नोएडा 2003। और बी ऑप्शन है जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1994। सी ऑप्शन है नीरज शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश 1993। और डी ऑप्शन है राजकुमारी बनाम SHO नोएडा 2003। उत्तर इसका ए ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल 2004 और राजकुमारी बनाम SHO नोएडा 2003। आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। सभी मामलों में, मात्र शंका वाले मामलों में, युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित है, सेना के भगोड़ों पर लागू नहीं है। उत्तर इसका सी ऑप्शन, युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित है। अगला प्रश्न है, जमानती अपराध कौन से हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है, सभी समन्स विचारण के प्रकरण, सभी असंज्ञेय अपराध के प्रकरण, या सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है।
उत्तर है इसका दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? उत्तर है सी यानी कि समवर्ती सूची। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 42 में क्या उपबंध है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय में अपील का, निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील का, अपीलीय डिक्रियों की अपील का, आदेशों के विरुद्ध अपील का। उत्तर है इसका सी अपीलीय डिक्रियों की अपील का। अगला प्रश्न है किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पुनर्विलोकन रिव्यू किया जा सकता है? उस न्यायालय द्वारा जिसने निर्णय पारित किया था, जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, उस न्यायालय द्वारा जिसने निर्णय पारित किया था। एक गर्निशी होता है। ऑप्शन है निर्णीत ऋणी, निर्णीत ऋणी का ऋणी, निर्णीत ऋणी का लेनदार, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, निर्णीत ऋणी का ऋणी। प्रश्न है सीपीसी का आदेश 15 किस बारे में बात करता है? ऑप्शन हैं पहली सुनवाई में मुकदमे का निपटान, बी ऑप्शन है मुद्दों का समझौता, सी है गवाह की उपस्थिति और डी है नोटिस। उत्तर इसका पहली सुनवाई में मुकदमे का निपटान। वाद में सीपीसी के तहत संशोधन किया जा सकता है। किसके तहत? आदेश 6 नियम 18A के तहत, आदेश 6 नियम 18 के तहत, आदेश 6 नियम 16 के तहत, आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत। उत्तर है इसका डी आदेश 6 नियम 17 यानी कि 17 के अंतर्गत। अगला है सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में खुले न्यायालय में विचारण का प्रावधान किया गया है जहां जनता की पहुंच हो? धारा 153A में, धारा 153B में, धारा 153C में या धारा 153D में? उत्तर है इसका बी ऑप्शन, धारा 153B में। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है। कैसे? राज्य सरकार की सहमति से, केवल केंद्र सरकार की सहमति से, केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से या भारत के राष्ट्रपति की सहमति से? उत्तर है इसका केवल केंद्र सरकार की सहमति से यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन जब किसी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने के पहले 2 माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है? ऑप्शन है दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 50, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 51, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 81। उत्तर है इसका सी ऑप्शन यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80। आगे बढ़ते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से उपबंध के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है? ऑप्शन है धारा 20, धारा 12, धारा 24, धारा 15। उत्तर है इसका सी यानी कि धारा 24। प्लीडर परिभाषित है सीपीसी में कहाँ पर? धारा 215, धारा 27, धारा 217, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर इसका ए ऑप्शन यानी कि धारा 215 में।
व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है। कहाँ पर? धारा 2(1) में, धारा 2(2) में, धारा 2(a) में, धारा 2(b) में। उत्तर इसका बी, धारा 2(2) में। अगला प्रश्न है, मानहानि आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दंड की बात हो रही है, किस धारा में दंडनीय है। ऑप्शन हैं 499, 500, 504, 506। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि 500, धारा 500 में मानहानि के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, जबकि 499 में मानहानि की बात की गई है। अगला प्रश्न है, ए ने जहरीला हलवा बी को मारने के आशय से दिया। बी ने एक चम्मच खाया और बगल में रख दिया। सी वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने वह सारा हलवा खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ ए उत्तरदायी है हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानववध का, सी की हत्या का। ए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसका कभी भी सी की हत्या का आशय नहीं था, घोर उपहत्य कारित करने का। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि सी की हत्या का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी ग्राम के एक मकान की छत पर 4 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह एकत्रित होता है। उसके पास की एक अन्य छत पर उसी समय 5 अन्य व्यक्तियों का एक दूसरा समूह एकत्रित होता है। उसके उपरांत दोनों समूह एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। क्या वह निम्न में से किसी भी अपराध के लिए दोषी होंगे? ऑप्शन हैं विधि विरुद्ध जमाव, दंगा यानी कि अफरे, वलवा यानी कि राइटिंग। इन तीनों में से किसी के लिए भी नहीं। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि बलवा, राइटिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, बोट के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसने वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया। एक्स ने किया है आपराधिक मानववध, हत्या, उपेक्षा द्वारा हत्या का अपराध, कोई अपराध नहीं। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि कोई अपराध नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी पर लटकाया है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है? ऑप्शन हैं धारा 77 भारतीय दंड संहिता, धारा 79 भारतीय दंड संहिता, धारा 78 भारतीय दंड संहिता या धारा 76 भारतीय दंड संहिता। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 78 भारतीय दंड संहिता के तहत जल्लाद को जो है आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकेगी? ऑप्शन है धारा 52, धारा 53, धारा 54 या धारा 55। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 55। अपराध की परिभाषा दी गई है कहाँ पर? भारतीय दंड संहिता 1860 की अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N यानी 2N में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, उपर्युक्त सभी में। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। अगला प्रश्न है, सेलस पापुली लेक्स सूत्र के अर्थ है लोकमत सर्वोच्च है, व्यक्ति सर्वोच्च है, जनता का कल्याण सर्वोच्च है, प्रत्येक सर्वोच्च है। उत्तर इसका सी ऑप्शन, यानी जनता का कल्याण
सर्वोच्च है। अगला प्रश्न, मूक साक्षी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है, एक मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर दे सकता है। एक मूक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में संकेतों द्वारा दे सकता है। एक मूक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिख कर दिया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य समझा जाएगा। और एक मूक साक्षी किसी ऐसे प्रकार के साक्ष्य दे सकता है जिससे वह उसे बोधगम्य बना सकता है। उत्तर है इसका सी ऑप्शन। एक मूक साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिख कर दिया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस तथ्य को साबित करना है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फैक्टम प्रोबेमा, फैक्टम प्रोबेंडम, लेक्स फोरी, लेक्स लोसी। उत्तर इसका बी ऑप्शन, फैक्टम प्रोबेंडम। क कहता है कि ख ने बताया कि अ ने ब का कत्ल किया है। यह क्या है? प्राथमिक साक्ष्य है, सबसे अच्छा साक्ष्य है, अनुश्रुत साक्ष्य है, स्वीकृत साक्ष्य है। उत्तर है इसका सी यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन विशेषज्ञ है? हस्तलेख विशेषज्ञ, अंगुली विशेषज्ञ, बैलिस्टिक विशेषज्ञ, उपरोक्त सभी। उत्तर है इसका डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अभियुक्त के स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? धारा 7, धारा 17, धारा 27 या धारा 30? उत्तर इसका सी ऑप्शन यानी कि धारा 27। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है। केवल दीवानी मामलों में, केवल फौजदारी मामलों में, केवल प्रशासनिक अधिकरणों में, दोनों ए तथा बी दोनों में? उत्तर इसका डी यानी कि दोनों ए तथा बी में यह जो है लागू है। एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्हों को साबित किया जा सकता है दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, पारिस्थितिक साक्ष्य के रूप में, मौखिक साक्ष्य के रूप में, अनुश्रुत साक्ष्य के रूप में। उत्तर इसका ए ऑप्शन यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1860 में, 1 मार्च 1874 में, 15 मार्च 1872 में, 1 सितंबर 1872 में। उत्तर है इसका सी यानी कि 15 मार्च 1872 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित धाराओं के समूह में पट्टे का वर्णन किया गया है। धारा 102 से 119 के तहत, धारा 105 से 119 के तहत, धारा 102 से 117 के तहत, धारा 105 से 117 के तहत। उत्तर इसका डी यानी कि 105 से 117 के तहत। दो भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा इस शर्त पर करते हैं कि यदि उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति या उसका हिस्सा विक्रय करना चाहे तो अत्यंत अपरिचित व्यक्ति को नहीं बेचेगा। ऑप्शन है तो यह शर्त वैध है, तो यह शर्त अवैध है, यह शर्त अनावश्यक एवं अतिरिक्त है, उपरोक्त समस्त अवैध है। उत्तर इसका तो यह शर्त वैध है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धाराएं 5 से 37 निम्नलिखित में से किस पर लागू होती हैं? केवल जंगम संपत्ति का अंतरण, केवल स्थावर संपत्ति का अंतरण, जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण,
विनिर्दिष्ट अंतरण न कि अंतरण के सामान्य सिद्धांत। उत्तर है इसका सी, यानी कि जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1882, 1 जुलाई 1882, 15 जुलाई 1882, 1 सितंबर 1882। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि 1 जुलाई 1882 को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद ने बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? 2009 में, 2005 में, 2008 में या 2007 में? उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि 2009 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन हैं प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ पर? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 233 क में, अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 234 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 233 में। 50वां प्रश्न है और भाग 1 के जो प्रश्न है उनमें से यह अंतिम प्रश्न है। 50 प्रश्न भाग 1 में लिए जाएंगे और 50 प्रश्न जो है भाग 2 में लिए जाएंगे। तो ये अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विवाद के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है परामर्शी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कोई क्षेत्राधिकार नहीं। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो ये थे AIB की 18वीं परीक्षा से संबंधित प्रश्न। 50 प्रश्नों को यहाँ लिया गया है। कुछ सेक्शंस जो इसमें शामिल हैं और कुछ सेक्शंस जो अगले यानी कि भाग 2 में शामिल होंगे उनको आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। आगे फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।